हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक स्टडी आईएएस पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में बात की थी भारतीय संविधान के कुल भागों के बारे में, और वहां पर हमने बताया था कि इस भाग का विस्तार हमारे संविधान में कहां से कहां तक किया गया है, मतलब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल्स तक किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है। समझ चुके होंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा की थी, तो आज की हमारी क्लास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश में राज्य है, तो देश हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। इसका वर्णन हमने हमारे संविधान में किसमें किया गया है? हमारे संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में इसका वर्णन किया गया है कि यहाँ पे आर्टिकल 1 घोषणा करता है, यानी अनाउंसमेंट करता है कि इंडिया यानी कि देश मतलब हमारा भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में यही कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा क्षेत्रों का विस्तार कर सकती है, कम कर सकती है। ये सब अधिकार हमारे संविधान द्वारा किसको दिए गए हैं? तो हमारे संविधान द्वारा ये अधिकार संसद को दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 यानी कि आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 5 में किस बारे में चर्चा की जाती है। आर्टिकल 5 में चर्चा की जाती है भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए। तो आर्टिकल 5 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2, जिसमें सिटीजन के नाम से सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिकता के संबंधित प्रावधान किए गए, उसी पर यहाँ पे चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने यानी कि संविधान बनने पर या बनने से पहले समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से ही भारत में रह रहे हों। इस बारे में जो भी उल्लेख किया गया है हमारे अनुच्छेद 5 से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको याद रखना, कभी नहीं भूलना दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में सेंट्रल की जो कार्यपालिका होती है उससे संबंधित जो भी शक्तियां होती हैं हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं, यानी कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। अब आता है 53 के बाद आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और सभी सदस्य भाग लेते हैं। और राज्यों में विधानमंडल में भी आप जानते हैं जैसा कि मनोनीत सदस्य होते हैं तो उसमें भी भाग नहीं लेंगे। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि 54 में किसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ना कि इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा और उस जो निर्वाचन होगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। हमेशा याद रखना, राज्यसभा यानी कि हमारा जो अपर हाउस है राज्यसभा,
उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, हमेशा एक ही व्यक्ति रहेगा, वो है जो भी वर्तमान समय में देश का उपराष्ट्रपति होगा वही हमारे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। आर्टिकल 74 यही कहता है कि एक देश में एक मंत्री परिषद होगी, समझना यहाँ पे, देश में एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा, और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपन्न करेगा। राष्ट्रपति के जो कार्य होंगे वो मंत्री परिषद द्वारा होंगे, और जो मंत्री परिषद में भी प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और ये सभी किसकी सहायता के सुझाव के लिए अब राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करेगा, इन सब की सहायता और सुझाव के माध्यम से। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार के लिए आवश्यक समझता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वे कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की परीक्षा किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। आप भली भांति समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पे यही कहा गया है कि मंत्रिपरिषद एक होगी देश की, जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर इन सभी की सहायता से राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपन्न करेगा। और अगर राष्ट्रपति कोई भी बिल है या कुछ भी है उसके लिए वहाँ पे मंत्रिपरिषद में पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो वे जब पुनर्विचार होने के बाद वापस आएगा तो वो बाध्य हो जाएगा उसको सहमति देने के लिए, और इसके लिए राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति न्यायालय यानी कोर्ट में नहीं जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 यही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आप यहाँ पर बिल्कुल समझ गए होंगे, भली भांति समझे होंगे कि प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। यानी कि जो भी अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह करेगा कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए तो उस मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 कहता है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप हमेशा याद रखना किस अनुच्छेद में किया गया है, 76 में किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 यही कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वे देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो, अन्यथा नहीं। अगर राष्ट्रपति इसको आवश्यक समझता है तभी सूचना देगा, अन्यथा नहीं देना है। इसके बारे में प्रावधान है आर्टिकल 78 में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 यही कहता है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है, कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करने का और संदेश भेजने के लिए अधिकार किस में दिया गया है, 86 में किया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 108 यानी कि 108। 108 में क्या कहा गया है, किसी भी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में अगर गतिरोध या विरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो हमेशा याद रखना 108 आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। अब हम बात करते हैं 110 यानी कि 110 आर्टिकल्स में। 110 आर्टिकल किससे संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है, और इसमें परिभाषित किया गया है धन विधेयक। अब ना इसका नाम धन विधेयक नहीं है, इसका है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 110, जिसमें वर्णन किसका किया गया है, किसको परिभाषित किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक क्या है। फिर हम दोस्तों देखते हैं 111 आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में यही कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या उसे अस्वीकृत भी कर सकता है,
वे संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। ध्यान से सुनना, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति भी प्रदान कर सकता है, यानी कि स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। वे संदेश के साथ या बिना संदेश के भी संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा वो विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है, वो बाध्य हो जाएगा उसको स्वीकार करने के लिए, यानी कि अपनी सील एंड सिग्नेचर करने के लिए वो बाध्य है। फिर अब हम बात करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 112, यानी कि आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में कहा गया है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। हमेशा पूछा जाता है कि बजट का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान के में बजट का प्रावधान आर्टिकल 112 में किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 123, यानी कि 123। 123 में क्या दिया गया है कि संसद के अवकाश, यानी कि संसद का अवकाश चल रहा है, सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अगर सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना है, वो भी ज़्यादा ही आवश्यक हो गया, तो उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब हम इनके पार्ट बाई पार्ट विस्तार से डिटेल से एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे उस समय। अभी हम वो चीज़ बता रहे हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है और एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 124 यानी कि 124 में क्या गया है। आर्टिकल 124 में यही कहा गया है कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। आर्टिकल 129 में क्या होगा, फिर 129 में होगा सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, हमेशा पूछा जाता है। फिर आता है 148 क्या कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमेशा याद रखना कि, और आप कहीं भी लिख लेना, कहीं जो मैं बता रहा हूं उनको, जैसे कि नियुक्ति वाले प्रावधान राष्ट्रपति के हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में 163 यानी कि 163 में यही कहा गया कि राज्यपाल के कार्यों की सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री पर न्यायालय के सुविवेक संबंधी कार्यों में वे मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो आप समझ चुके होंगे, हमने पिछले यानी कि अभी हाल ही में पिछली स्लाइड में बताया था कि केंद्र में जो कार्यपाल कर सकती है या एक मंत्रिपरिषद है, उस पर प्रमुख प्रधानमंत्री है, ये सब हमने वर्णन किया था। किस आर्टिकल में वर्णन किया गया था? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अवश्य बताओगे कि हमने किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया था। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 यानी कि अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड यानी कि नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल है अपना 2000 यानी कि आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 यही कहता है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा, कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक, जैसे कि पहले था कि संसद के द्वारा पारित विधेयक, यहाँ पर बात हो रही है राज्य से। अब हम राज्य पे आ गए हैं कि राज्यों के द्वारा राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के सामने आता है यानी कि समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वे उस पर अपनी सहमति दे भी सकता है, सहमति नहीं भी दे सकता है। इस विधेयक के संदेश के बाद साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु वापस भी कर सकता है, लेकिन जब ये वापस होकर दोबारा पुनर्विचार होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा तो वो इसे अस्वीकार नहीं कर पाएगा और इसके अतिरिक्त वे उस विधेयक पर अपने विचार देने के लिए बाध्य हो जाएगा या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रख सकता है।
या उसके बारे में राष्ट्रपति से विचार विमर्श के लिए भी अपने पास रख सकता है और राष्ट्रपति को भेजेगा। फिर अब हम बात करते हैं दोस्तों आपसे आर्टिकल 213 यानी कि आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 यही कहता है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर वही बात हो गई जैसे कि आर्टिकल था आपका 123, राष्ट्रपति वहां पर अध्यादेश जारी करता था जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तब विशेष कानून के लिए। अब यहीं पर उसका उल्टा कर देंगे आर्टिकल 213, तो राज्यपाल है जो कि राज्य की विधायिका में सत्र नहीं होने पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यानी कि आर्टिकल्स 1214 यानी कि आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 यही कहता है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। वहां पर कितना था जल्दी से बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस न्यायालय किस आर्टिकल में किया गया है, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 226 यानी कि 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 226 वहां पर कितने में थी केंद्र में, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका विपरीत में। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। और अपना नेक्स्ट आर्टिकल है 235 यानी कि 235 उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। यानी कि पहले सबसे ऊपर हमारा कौन सा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन सा है, हाई कोर्ट है जो कि सभी स्टेट्स में है। हाई कोर्ट से निचले में स्तर पे कौन सा न्यायालय है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय, जिन पर नियंत्रण किसका होगा, उच्च न्यायालय का होगा। उच्च न्यायालय पर किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण होगा। इन सब के बारे में प्रावधान क्या है, आर्टिकल 235। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 यही कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यानी कि जो यूनियन टेरिटरी प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं, उन पर प्रशासन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति स्वयं वहां पर भी कर सकता है या अपने द्वारा किसी को भी राज्यपाल व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। वे यदि उचित समझेगा तो बगल के किसी भी राज्य के राज्यपाल को, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा राज्य है, उस राज्य के राज्यपाल को वहां का राज्यपाल यानी कि प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या प्रशासन की नियुक्ति भी कर सकता है। इन सब के बारे में वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 239 में किया गया है, याद रखना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 यही कहता है कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी भी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी भी हिस्से में कानून बना सकता है। कौन बना सकता है, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, संसद के पास शक्ति है। तो इसके बारे में वर्णन किसमें किया गया है, 245। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 यही कहता है कि संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। और आर्टिकल 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होंगी। आर्टिकल 249 यानी कि 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वे इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे तो। कौन कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है। यहाँ पर हमने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची यानी कि स्टेट की जो सूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उसमें जो उनके कार्यों का विषय के बारे में बताया गया है, अगर उस विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए वो अधिकृत कर सकती है यदि वे इसे राष्ट्र हित में समझे तो। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 यही कहता है आपका कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय संबंध विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यानी कि अगर देश में या राज्य में कोई राष्ट्र
काल की घोषणा हो चुकी है। तो वहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 252 यानी कि 252, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। यानी कि जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो संसद की शक्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, शायद ही आप कभी भूल पाएं। तो हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार और आगे बढ़ते रहिए। अपनी नेक्स्ट आर्टिकल के पास हम चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 253। 253 में यही कहा गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या निकाय को मान्यता देने के लिए कोई भी कानून बनाती है, ये मान्य होगा चाहे ऐसा विषय राज्य सूची में वर्णित विषयों में ही क्यों ना हो। आप समझ चुके होंगे यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के समझौते हेतु या निकाय को मान्यता देने के लिए कोई भी कानून बनाती है तो ये मान्य होगा चाहे वह विषय राज्य सूची में ही क्यों नहीं हो। ये कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल 257 यानी कि 257 संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि संघ की जो कार्यपालिका है वो किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अब आता है आर्टिकल 258 का सब आर्टिकल 1, राष्ट्रपति राज्य सरकार को संघीय कार्यों को पूरा करने का आदेश दे सकता है। यानी कि अगर संसद ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य को कोई भी कार्य दिया है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को संघीय कार्यों को पूरा करने का आदेश दे सकता है और किसी कार्य में विलंब हो रहा है तो। अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद द्वारा निर्णय कर सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 यही कहता है केंद्र एवं राज्य संबंधों में विवादों के समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। फिर हम दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 266 यानी कि आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अविष्टियां एकत्र रहेंगी। विधि समस्त प्रक्रियाएं के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अब हम बात करते हैं संचित निधि के बारे में, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे आकस्मिक निधि यानी कि आर्टिकल 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के निपटान के लिए राशि निकाली जा सकती है, एकत्रित किया जा सकती है। जैसे कि हाल ही में एक आकस्मिक निधि बनाई गई थी प्रधानमंत्री के यानी कि पीएम के, जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाई गई है पीएम केयर्स फंड। वो क्या है? एक आपकी आकस्मिक निधि है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 यानी कि 275 क्या कहता है दोस्तों? आप सभी लोग देखिएगा कि ये बोलता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। कि अनुदान देने वाला प्रावधान कहाँ पर है? कि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है, जैसे कि कोई आपदा हो उससे उबरने के लिए। तो उस किस में है? आपके आर्टिकल 275 में है। फिर हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल अपना 280 यानी कि 280। इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। फिर हम दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 300 का यानी कि आर्टिकल 300 यानी कि 300 सब आर्टिकल 1। इसमें क्या क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। वहां से एक आपका जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे हटाकर आपके कानूनी अधिकार बना दिए गए। ये देखिए जैसा कि इसमें लिखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद को 300 का में जोड़कर एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। ये किस में वर्णन किया गया था? पहले किस में था? मूल अधिकार में था। मूल अधिकार में आपका किस
कौन से आर्टिकल में था? ये 31 आर्टिकल में था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 312 यानी कि आर्टिकल 312, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। कौन कर सकती है? आपकी राज्यसभा, अपर हाउस कर सकता है इंडिया का। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 यही कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, यानी कि पब्लिक कमीशन की एक स्थापना की जाएगी। किसके माध्यम से? आर्टिकल 315। जब आपका 1921 तो आप लोग दोस्तों हमें बताइएगा कि जो हमारा लोक सेवा आयोग है, यूनियन सर्विस कमीशन यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में हमें बताइएगा। और आप सभी दोस्त, आप सभी लोग जिस स्टेट से हैं आप वहाँ के आयोग के बारे में भी बताइएगा कि वहाँ का जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप हमें बताएं और हमें भी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल 324, चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में नियुक्त होंगी। हाल ही में चुनाव हुआ था, तो अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम होता है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुनाव संबंधी पर्यवेक्षण निर्देशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल 324 में। फिर हम दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 326 यानी कि आर्टिकल 326, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार होता है जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो वो मत डालने के अधिकार में आ जाता है और वही व्यक्ति मत डालेगा। अब हम दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 यही कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वे समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब जो एंग्लो इंडियन है उनका जो समुदाय है, तो उन लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत करना संभव है यदि उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में ना हो तब। अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में है तो राष्ट्रपति मनोनयन नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 332 यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 332 में है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 33 यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन होगा। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 यही कहता है अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़ों वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। फिर हम दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 343। संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी और किस लिपि में होगी और कौन सी होगी उसके बारे में प्रावधान किया गया। तो संघ की जो आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई जो कि हिंदी होगी, यानी कि जो संघ है या राज्य उसकी जो आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल वर्क्स की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। इसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर आता है आर्टिकल 347, आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 में यही कहा गया यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो आप याद रखना कि वर्तमान समय में हमारे में 22 भाषाओं का वर्णन है जो कि अनुसूची 8 में इनका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मात्र 14 भाषा थी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 351। ये संघ का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए करे ताकि वे भारत में मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 351 क्या कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वे हिंदी प्रचार प्रसार के लिए ऐसे कार्य करें जिससे कि
भारत में जो मिश्रित संस्कृति है वो सभी अंगों के लिए माध्यम बन जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 352, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जहां से कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपके राष्ट्रपति के आपातकालीन संबंधी प्रावधान से राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति में घोषणा यदि वे समझता हो कि भारत या उसके किसी भी राज्य के भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है वो भाग, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कहां पे लगाया जाता था, ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में लगाया जाता था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 355 के अनुसार। 355 यही कहता है कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही चल रही है क्या नहीं चल रही है, इसके बारे में प्रावधान किया गया। फिर प्रावधानित आर्टिकल 356 यानी कि आर्टिकल 356, ये भी आपका आपातकाल से संबंधित है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। याद रखना कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उसके लिए हमने किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति वहां पर अपना राष्ट्रपति शासन लागू करे, तो वे आपका आर्टिकल है आर्टिकल 356। फिर हम देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 360 यानी कि 360 जो कि आपका आर्थिक वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा करता है, जो कि आज हमारी सौभाग्य की बात है कि देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। यानी कि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख यानी कि ब्रांचेस खतरे में हो तो वे वित्तीय आपात की स्थिति में घोषणा कर सकता है। लेकिन हमारा यही सौभाग्य है कि हमारे देश में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। स्थितियां जरूर बनी है पर लगाया नहीं गया है, हम उस आपातकाल लगने से पहले ही उबर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 368, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 370 यानी कि 370। अब 370 आपको याद आया होगा, अभी ही ये धारा उठाई गई है, कहां से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 370 यानी कि आर्टिकल 370। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 यही कहता है कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि। समझ चुके होंगे कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति एक बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे कि कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन से राज्य आते हैं आपके, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 394 यानी कि 394 यानी कि का, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान की हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वह अनुवाद किस भाषा में कराएगा, हिंदी भाषा में कराएगा, ना कि इंग्लिश भाषा में कराएगा। फिर हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका लास्ट आर्टिकल था जो कि मूल संविधान में था, वो कौन सा था, आर्टिकल 395, आर्टिकल 395। और हमारे संविधान में भी कुल कितने आर्टिकल हैं मूल संविधान में, 395 आर्टिकल 395 हैं। उसमें क्या वर्णन किया गया, उसमें वर्णन किया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहां रद्द किया गया है। समझ चुके होंगे आप सभी लोग। और दोस्तों यहीं पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यार कि हमारा जो पार्ट 3 होगा उसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। चलिए जल्दी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जोश नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद जय भारत।